Hi everybody, how are you? I am Pintu sir. Welcomes you again in the Success Academy official channel. तो जैसा कि बच्चों आप लोग फिलहाल वॉइस में काफ़ी अच्छे से इम्परेटिव सेंटेंस को आपने पढ़ा। हालांकि कल के कंटेंट में मैंने आपको ये बताया कि इम्परेटिव में आपको 6 अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं, जिसमें से मैंने कल के प्रीवियस लेक्चर में आपको रूल नंबर 18 इट मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव का आपका नंबर ए और नंबर बी, नंबर ए ऑर्डर, नंबर बी एडवाइस, इन दोनों पार्ट्स को कल मैंने लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड विथ एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। हालांकि इम्परेटिव सेंटेंस में अभी 4 रूल्स और पढ़ने हैं, जो कि आपका नंबर सी, डी, ई और एफ के नाम से जाना जाएगा। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि ऑल आर 6 रूल्स इन द इम्परेटिव सेंटेंस, then you have also read number A and number B, but today in the lecture 9 you should read as number C, D, E और F। तो आज के इस कंटेंट में आपको इम्परेटिव सेंटेंस का 4 अलग अलग नियम और पढ़ना होता है, जिसको आप नंबर C, D, E, F के नाम से भी जान सकते हैं। तो कल का कंटेंट था आपका नंबर ए ऑर्डर और नंबर बी एडवाइस, जो कि इम्परेटिव का ही था। तो चलिए आज के क्लास में इम्परेटिव में क्या क्या और बच गया पढ़ने के लिए, इस बात की जानकारी एक कंटेंट के माध्यम से ले लें। चलिए यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू लेक्चर 9 ऑफ चैप्टर वॉइस, तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर 9 वॉइस में अब आज का जो कंटेंट है, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ ये जरा ध्यान दें। तो आप सबसे पहले आ जाइए रूल नंबर 18 जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से आपका नंबर ए जो है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर, ये चीज़ कल आपका हो चुका। नंबर बी जो कि आपका है एडवाइस, ये भी आपका कल हो चुका। अब आज के कंटेंट में यहाँ पर आ जाएं कि आज क्या क्या पढ़ना है। तो आज का कंटेंट जो आपका है वो यहाँ से शुरू होगा, नंबर सी जिसको हम बोल सकते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट, नंबर डी जो कि आपका रहेगा लेट प्लस अस, नंबर ई जिसको आप बोल सकते हैं रिक्वेस्ट, इट मीन्स आग्रह करना, विनती करना। एक लास्ट टॉपिक रहेगा नंबर एफ जिसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आज के इस लेक्चर में आपको 4 कंटेंट पढ़ने हैं। नंबर सी लेट प्लस ऑब्जेक्ट का नियम, नंबर डी लेट प्लस अस का नियम, नंबर ई रिक्वेस्ट और नंबर एफ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इन 4 और प्लस कल 2 का 6, अगर आप टोटल 6 नियम पढ़ते हैं तब जाके आपका इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इट मीन्स कि टोटल इम्परेटिव में आपको 6 नियम पूरा पढ़ने होते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं से शुरू किया जाए। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको कल के भांति आज भी, कल से बेटर आज आपको नॉलेज ये मिल सके कि कैसे किसी इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस को इजीली तरीके से, शॉर्टकट मेथड से आसान से डील किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में नंबर सी, डी, ई और एफ, ये 4 रूल्स का लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड के साथ साथ आपको एग्जाम्पल से बताए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहें और आज का लेक्चर शुरू करें। सबसे पहले आता है आपका रूल नंबर 18 का नंबर सी, ओके। आप जान रहे हैं कि पिछले लेक्चर से मैं आपको रूल नंबर 18 ही टच कर रहा हूं। तो कल का लेक्चर में आपका था नंबर ए और नंबर बी। आज आइए नंबर सी। नंबर सी जिसका हेडिंग है पीवी ऑफ लेट। अब समझे लेट, एलईटी लेट। लेट होता है क्या है? लेट को समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका कि लेट का हिंदी होता है दो। इट मीन्स TWO नहीं, बल्कि परमिशन के रूप में, जस्ट लाइक मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, ये वाला दो। ऑर्डर के रूप में नहीं, बल्कि एक परमिशन के रूप में। यह कह रहा है कि एक्टिव का स्ट्रक्चर, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर देख लें। एक्टिव का स्ट्रक्चर कहता है कि पहले लेट स्टार्टिंग में, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दें, इस क्वेश्चन में आपको 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करना होता है। तो जो ऑब्जेक्ट पहले आया है उसे मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 से शो कर दिया, जो ऑब्जेक्ट बाद में आया है उसे मैंने ऑब्जेक्ट 2 से शो कर दिया।
बस समझने के लिए, ओके, कि जो ऑब्जेक्ट पहले आया उसको वन, जो बाद में आया उसको टू। चलिए पैसिव देखते हैं इसका। लेट का स्टार्टिंग लेट से, तो पैसिव का स्टार्टिंग भी लेट से, तो यहाँ क्या हो गया कि लेट के बदले लेट। अब करना क्या है, जो ध्यान से देखें मेरे पैटर्न को, जिसमें मैं एरो से समझाना चाहता हूँ कि जो पिछला आपका ऑब्जेक्ट था वो आ गया ऑब्जेक्ट टू आगे के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका प्लेस चेंज होगा, ना कि उसका फॉर्म चेंज होगा। ओके, कि जो ऑब्जेक्ट टू था पीछे वो चला ऑब्जेक्ट टू आगे, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में नहीं। आगे देखें प्लस बी, उसके बाद जो आपका V1 था वो आ गया V3 में, प्रीपोजिशन बाई, और जो ऑब्जेक्ट वन था वो चल गया पीछे ऑब्जेक्ट वन के रूप में। यानी कहने का मतलब कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा लेट के बाद उसे कर देना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन में सबसे पीछे उसे कर देना है लेट के ठीक बाद इनटू द पैसिव वॉइस में। यानी दोनों ऑब्जेक्ट अपना अपना स्थान चेंज करेगा, ना कि अपने रूप को चेंज करेगा। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है कि सिर्फ स्थान चेंज होगा, ना कि रूप। चलिए अब एग्जाम्पल समझें कि कैसे अपने फॉर्म को नहीं बल्कि अपने प्लेस को चेंज करता है। यहाँ देखें क्वेश्चन करा लेट हिम, ओके, यहाँ पर आपका जो हिम हो गया ये आपका पहला ऑब्जेक्ट हो गया, जिसे मैं आपको सर्कल कर देता हूँ। कंप्लीट V1, और द वर्क ये भी ऑब्जेक्ट जो कैम ऑब्जेक्ट है जी नंबर 2 ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने आपको नंबर 2 से सर्कल कर दिया। तो समझने के लिए देखिए हिम पहले आया है ऑब्जेक्ट 1, द वर्क बाद में आया है ऑब्जेक्ट 2। चलिए आंसर बनाइए। लेट के लिए लेट सेम टू सेम आ गया। अब देखिए अब क्या है कि द वर्क, इट मीन्स कि जो पिछला ऑब्जेक्ट था नंबर 2 वो आगे क्या चला आया नंबर 1 के जगह पर, प्लस बी, कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड, प्रीपोजिशन बाई, और देखें कि हिम जो कि पहले से ऑब्जेक्ट 1 है तो हिम पीछे आके ही नहीं होगा, बल्कि बाई के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पर जो हिम है वो सेम टू सेम हिम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ अपने स्थान को चेंज करके वो कहाँ चला जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 2 के जगह पर। इट मीन्स कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही चेंजिंग करना है कि दोनों ऑब्जेक्ट को परस्पर एक दूसरे का स्थान पर चेंज कर देना होता है, सिर्फ स्थान ना कि फॉर्म। चलें इसको आप समझे कि नोट के माध्यम से कि नोट में कैसे समझ सकते हैं। तो कल के क्लास में मैंने आपको थोड़ा चर्चा किया था लेट के बारे में, लेकिन आज इसका मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। यहां आइए, आप समझिए पहले लेट। लेट के बाद एनी हाउ जब भी लगता है तो ऑब्जेक्ट ही लगता है, ये फिक्स है। चाहे वो ग्रामर का किसी भी चैप्टर में आप बात कर रहे हो या फिर स्पोकन में बात कर रहे हो, लेट LET लेट के बाद जब भी आता है तो केवल और केवल ऑब्जेक्ट ही आता है, कभी सब्जेक्ट प्रयोग नहीं होता है। तो करना क्या होता है कि आंसर में आप लेट के बाद ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे। एक्टिव भी है स्टार्टिंग लेट प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव है स्टार्टिंग लेट प्लस ऑब्जेक्ट। बट ध्यान दें ये जो एक्टिव है वो आपका ऑब्जेक्ट बन रहेगा, लेकिन आप जब पैसिव में आएंगे तो किस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 2 में आ जाएगा। बस यही चेंजिंग करना होता है और कुछ भी नहीं। तो है ना आसान। तो ये हो गया आपका क्या कि पैसिव वॉइस ऑफ लेट। लेकिन लेट में ऑब्जेक्ट कौन कौन सा आता है, किस तरीके का आता है, इस कैटेगरी की जानकारी मैं आगे दूंगा। लेकिन फिलहाल आप समझें कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट में वैसा क्वेश्चन जिसमें लेट के बाद 2 ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट 2 को कर देना है ऑब्जेक्ट 1 के स्थान पे और ऑब्जेक्ट 1 करना है ऑब्जेक्ट 2 के स्थान पे। ओके चलिए आगे देखें। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर डी, जो कि रूल नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर डी। यह हेडिंग है PV ऑफ लेट प्लस अस। लेट प्लस अस को इन शॉर्ट हम लेट्स भी लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो जनरली आपको सारे क्वेश्चन में इस फॉर्म में मिलेगा LET प्रोस्टॉपिस S यानी लेट्स, लेकिन इसको हम चाहें तो लेट प्लस अस भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज। इन शॉर्ट या स्पोकन में इसको लेट्स पढ़ा जाता है, लेकिन फुल स्ट्रक्चर क्या होता है लेट प्लस अस। अब यहाँ देखें कि नंबर C में मैंने आपको बताया लेट प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ नंबर डी भी क्या है जी लेट प्लस अस। तो देखा जाए तो अस जो है एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, क्योंकि WEB बी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा अस होगा। ये आप वॉइस में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेक्चर 1 से आपको स्टार्ट किया गया था।
जैसे आई का मी होता है तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बी का अस होता है तो अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर सी और नंबर डी का जो कैटेगरी है वो अलग अलग पार्ट से बांट दिया गया, जबकि नंबर सी मैंने क्या लिखा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर डी क्या लिखा, लेट प्लस अस। तो अस भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्यों नहीं अस को नंबर सी वाले कैटेगरी में डाला। तो यहाँ बहुत बड़ा अंतर है दोनों क्वेश्चन के पैटर्न में, इसी कारण नंबर सी का कैटेगरी अलग और नंबर डी का कैटेगरी अलग। नंबर डी में केवल अस आएगा, यूएस अस, या फिर इन शॉर्ट पोस्ट ऑफिस एस, एलटी पोस्ट ऑफिस एस। जबकि नंबर सी में आपको अस के अलावे और भी ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, वो क्या आएंगे जो मैं आपको आगे जानकारी देता हूं। फिलहाल आप लेट प्लस अस को समझें। यहां देखिए एक्टिव वॉइस, लेट प्लस अस, या फिर पूरे लेट प्लस अस को हम लेट्स भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द पैटर्न ऑफ ए भी। ओके, कि लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए भी। चेंज करना होता है पी भी में, तो कैसे चेंज होगा, जो ज़्यादा ध्यान दें, जितना भी सेंटेंस में लेट रहेगा इसमें, ओके, नंबर डी वाले सेंटेंस में लेट है, उस लेट को चेंज करना होता है किसमें, इट प्लस इज प्लस सजेस्टेड प्लस दैट में। यानी छोटा सा मीनिंग लेट जो कि हट जाएगा, और लेट हटने के बाद इट इज चेंज इनटू इट इज सजेस्टेड दैट। ओके, अब देखें, अब जो आपका ये अस है, ये अस को क्या करना है, पलट देना है सब्जेक्ट ग्रुप में बी, डब्ल्यू ई बी। अब यूएस अस रहे तो भी बी, या डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस अस रहे तो भी बी। आगे देखें, यहां पर जो पोस्ट ऑफिस एस है इसको हटाएंगे तो भी क्या चीज में आएगा, बी के रूप में ही पलटेगा। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पोस्ट ऑफिस एस को चेंज कर रहे हैं कि अस को चेंज कर रहे हैं, दोनों बोथ आर सेम। उसके बाद आपका आ गया शुड। अब देखें, आपके ध्यान में यह बात आ रहा होगा कि सर आपने बताया था अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 13 मॉडल वर्ब कि मॉडल के बाद हमेशा लगता है बी, उसके बाद लगता है V3, लेकिन आपने यहां पर शुड के बाद क्या लिखा है, V1। तो ये चेंजिंग कैसे आया, क्यों आया, तो जरा इस पैटर्न को समझ लें। पहले मैंने रूल नंबर 13 के अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ाया था कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उसको पैसिव में मॉडल प्लस बी प्लस V3 के फॉर्म में चेंज किया जाता है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं नंबर डी लेटेस्ट वाले सेंटेंस में, तो ऐसा बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखें यहां पर क्या लिखा गया है, सजेस्टेड, जिसमें आपको ईडी का फॉर्म पहले से दिख रहा है। इट मीन्स कि ये जो फॉर्म है ऑलरेडी यहाँ V3 ग्रुप में आ चुका है, क्योंकि इसका मेन फॉर्म होता है सजेस्ट, SUGGEST। मैंने यहाँ क्या लिखा, सजेस्टेड, लास्ट में ईडी, दिस इज द फॉर्म ऑफ V3। तो V3 ऑलरेडी मैं सजेस्टेड चेंज कर चुका हूं, इसी कारण क्या है कि शुड के बाद जो क्वेश्चन पहले से रहेगा V1 वो V1 में ही रहेगा। और यही रीजन है कि शुड के बाद बी का प्रयोग नहीं हुआ। जब बी का प्रयोग नहीं हुआ तो V3 का प्रयोग भी नहीं होगा। तो ये और आसान है, तो क्या कर दिया कि अस या पोस्ट ऑफिस को पलट दिए हम बी में एज ए सब्जेक्ट प्लस शुड। उसके बाद करना क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है V1 प्लस ऑब्जेक्ट उस सेम टू सेम रखना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको V1 को पलट देना V3 में, बिकॉज कि V1 का जो V3 है वो ऑलरेडी सजेस्टेड काम कर चुका है। चलिए एग्जाम्पल समझे, बेटर समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल यहाँ करा है कि लेट अस, या चाहे तो इस क्वेश्चन में हम इस अस को डायरेक्टली हटा करके उसे मैं इस तरह से भी लिख सकता था, लेट्स डिस्कस, ये आपका V1 हो गया जी, द मैटर, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, लेट अस डिस्कस द मैटर, चलो मैटर पर बहस करें या व्याख्या करें, या मैटर पर व्याख्या करने दो। मैंने क्या बताया कि लेट को पलटना होता है इट इज सजेस्टेड दैट में। यहां देखें ये जो आपका लेट है किस रूप में आ रहा है, इट इज सजेस्टेड दैट के रूप में। फिर जो आपका अस था, अस किस रूप में आ गया, बी के रूप में, प्लस शुड। अभी मैं बताया कि शुड के बाद अगर बी हो तो V3 पलटता है, और अगर शुड के बाद बी नहीं हो तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करता है। यानी कि सेम टू सेम आपका जो एक्टिव है लास्ट में V1 प्लस ऑब्जेक्ट वो पैसिव में आपको ऐड करना होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं
कि क्वेश्चन में आपका क्या था जी, डिस्कस द मैटर, यहाँ क्या कर दिया, डिस्कस द मैटर सेम टू सेम। तो चेंज क्या आया, चेंज बस यही आया जो आप यहाँ नोट के माध्यम से समझे। इट मीन शॉर्ट मेथड ऑफ लेट प्लस अस। ये आपका शॉर्ट मेथड क्या हो गया कि अगर क्वेश्चन लेट हो तो लेट को किसमें पलटना है, इट इज सजेस्टेड दैट में। और अगर सपोज दैट यहाँ पर लिखा रहता अस या प्रोस्टोपिसिस तो दैट के बाद हम बी का प्रयोग कर देते। तो है ना आसान। आप बस याद क्या रखें कि लेट को हमेशा इट इज सजेस्टेड दैट में पलटना होता है। कब, ध्यान देंगे कब, जब क्वेश्चन में अस रहेगा तब। और अस के अलावे को दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको नंबर सी यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट के नियम से बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर ध्यान देंगे कि अगर लेट के बाद अस है या प्रोस्टोपिसिस है तो इट इज सजेस्टेड दैट से शुरू करेंगे बनाने के लिए। लेकिन अगर अस के अलावे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2 से बनाना शुरू करेंगे, जो कि आपका रूल नंबर 18 का नंबर सी के अंतर्गत आएगा। यही दोनों में अंतर है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट के माध्यम से समझें जिसमें आपको रूल नंबर सी और डी, वैसे बच्चे जिनको रूल नंबर सी और डी में अब तक बताया गया नियम या स्ट्रक्चर्स या एग्जाम्पल्स में दिक्कत हो रहा है, वो और भी आसान तरीके से यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर सी को और कैसे क्वेश्चन नंबर डी को आइडेंटिफाई करना है। इट मीन्स कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर नंबर सी एंड स्ट्रक्चर नंबर डी, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर नंबर सी एंड डी। इट मीन्स कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट एंड लेट प्लस अस। तो यहाँ पर एक नोट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए कि कैसे दोनों में हम अंतर चेंज करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि जो अस है उसका जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, बी होता है, WEB। अब समझे, आपको इस स्ट्रक्चर को जिसे मैंने आप यहाँ पर फिलहाल घेर रहा हूँ कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को आप ना भूलें, बिकॉज कि लेट के बाद जब भी आता है तो ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। इस पॉइंट की जानकारी आपको अभी के अलावे आपको बाद में कंपटीशन एग्जाम में भी काम देंगे। तो आई होप दैट आप इस बात को याद रख लेंगे कि लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट ही आता है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन ऑब्जेक्ट जो पलटता है वो दो अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। और सेम यही चीज आपको आगे जब पढ़ाएंगे हम नरेशन, तो नरेशन भी आपको इस पॉइंट में दो अलग अलग पार्ट बांटा जाएगा कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट अलग और लेटस का ऑब्जेक्ट अलग। तो यहां पर आप समझ लें ताकि वॉइस के अलावे आपको नरेशन में काम दे दे। चलिए देखिए ध्यान से कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट को जो पहला पार्ट यहां पर हो गया वो क्या हो गया कि लेट के साथ आपका मी रह सकता है, या यू रह सकता है, या देम रह सकता है, या हर रह सकता है, या हिम रह सकता है, या हम चाहें तो किसी का नेम, बोथ बॉय और गर्ल, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जबकि दूसरे पार्ट देखें आप तो दूसरा पार्ट क्या है जी, लेट प्लस अस है, जिसे मैं चाहूं तो लेट प्रोस्टोपिस एस भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां आप देख रहे हैं क्या कि आपका स्क्रीन पे साफ साफ मैंने लिख दिया कि लेट के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में लेट के बाद आपको मी, या लेट के बाद यू, या देम, या हर, या हिम, या किसी का नाम हो सकता है। जबकि दूसरे पार्ट में कि लेट के बाद केवल प्रोस्टोपिस एस या अस का प्रयोग रह सकता है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें लेट के बाद अस हो, तो पहले आप अस को समझ लीजिए कि लेट के बाद अस वाले पैटर्न में क्या करना है कि सीधा सीधे इसे चेंज करना आपको किस रूप में, इट इज सजेस्टेड दैट के रूप में। इट इज सजेस्टेड दैट किसके लिए, लेट के लिए। और जो अस रहेगा उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर बी के रूप में लिख देना है। अब अस ऐसे रहे या प्रोस्टोपिसस रहे, वो किस रूप में आएगा, बी के रूप में आएगा, बाकी रूल चेंज। जबकि यहाँ देखें पहले पार्ट में कि लेट के बाद मी हो, यू हो, देम हो, हर हो, हिम हो, या किसी का नाम हो, तो ये जो आपका सारा चीज दिया गया है, इतना चीज जिसे मैं अभी आप सर्कल से घेर रहा हूं, ये सारा चीज जो रहेगा आपका ऑब्जेक्ट वन रहेगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, सबसे पीछे, मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट 2 में। तो बनाएंगे कैसे कि लेट के लिए लेट इसमें आ जाएगा, और जो पिछला ऑब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन में उस ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे ऑब्जेक्ट नंबर 2 के रूप में। ठीक है,
यानी जहां पर ऑब्जेक्ट 1 रहेगा वहां पर ऑब्जेक्ट 2 आएगा, और जहां पे ऑब्जेक्ट 2 रहेगा वहां पर ऑब्जेक्ट 1 आएगा। बस दिस इज द शॉर्ट मेथड ऑफ रूल नंबर सी एंड डी। तो आई थिंक आप इस पैटर्न को समझ लिए होंगे कि लेट प्लस अस रहेगा तो लेट के बदले यानी लेट को हटा देना है और क्या लिखना है, इट इज सजेस्टेड दैट। जबकि रूल नंबर सी लेट के बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रहे तो लेट रह जाएगा और ऑब्जेक्ट 2 आगे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट 1 पीछे चला जाएगा। ओके, दिस इज द शॉर्ट मेथड ऑफ रूल नंबर 18 का सी एंड डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर ई की ओर। ई का नाम दिया गया है पैसिव वॉइस ऑफ रिक्वेस्ट। यहां ध्यान दें, करा पैसिव वॉइस ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जिसका हिंदी आप जान लीजिए, हिंदी होता है आग्रह, या कह सकते हैं विनती, यानी किसी से विनती करना, किसी से आग्रह करना इज नोन एज रिक्वेस्ट। इट मीन्स कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेस अबाउट द प्लीज और काइंडली इज नोन एज रिक्वेस्ट। जैसे आप ऐसे समझें, आप जनरली किसी को बोलते हैं हेल्प मी, मेरी सहायता करें, और एक आप बोलते हैं प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। तो प्लीज लगाने से सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा बेहतर बन जाता है, तो सुनने वाले को सेंटेंस इंपरेटिव लगता है, इंप्रेशन लगता है। तो वैसा कोई सेंटेंस जिसमें प्लीज और काइंडली लगा हो। इन शॉर्ट आप ये पहचान सकते हैं कि द सेंटेंस विच हैज एडेड प्लीज और काइंडली इन द स्टार्टिंग और लास्ट इज नोन एज रिक्वेस्ट सेंटेंस। यानी सेंटेंस का वह भाग, सेंटेंस का वह पैटर्न जिसके सबसे शुरू में प्लीज या काइंडली लग जाए या सबसे लास्ट में प्लीज या काइंडली लग जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। तो ज़्यादातर केसेस में आपको प्लीज काइंडली का प्रयोग आगे ही रहेगा, पीछे में केवल प्लीज लगता है, काइंडली का प्रयोग पीछे नहीं होता है। तो ध्यान दें यहाँ पर कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, एक्टिव का स्ट्रक्चर पहले प्लीज उसके बाद काइंडली, ठीक है। तो प्लीज रहेगा तो काइंडली नहीं, और काइंडली रहेगा तो प्लीज नहीं, कोई एक ही रहेगा जो कि ज़्यादातर आगे ही रहता है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे ध्यान से कि जब से मैंने आपको रूल नंबर 18 इंपरेटिव सेंटेंस शुरू किया तो इंपरेटिव के हर स्ट्रक्चर में आपका एक चीज़ कॉमन आ रहा है। वो कॉमन ये है कि हर स्ट्रक्चर में V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। जैसे आप नंबर ए लें ऑर्डर का तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नंबर बी एडवाइस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नंबर सी यही पढ़ाएं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेट प्लस क्या रहा है ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1 ही आता है, हाँ भले पीछे में ऑब्जेक्ट 2 आता है। नंबर डी पढ़ें तो क्या है V1 प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में, और नंबर ई भी क्या देख रहे हैं कि लास्ट में क्या V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पूरे इंपरेटिव में ओवरऑल देखा जाए तो मेन स्ट्रक्चर क्या हो गया V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ सेंटेंस के आगे या पीछे कुछ नए वर्ड लगाने से वो सेंटेंस के अलग अलग पार्ट A B C D E F में चेंज हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दें, रिक्वेस्ट में आपको यानी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ पहचानने के लिए कि वैसा कोई क्वेश्चन एक्टिव का जिसमें प्लीज या काइंडली लगा हो, ओके, जिसमें प्लीज या काइंडली लगा हो पहले से ही, वो हर हाल में रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में जाएगा। तो इसमें और आसान तरीका क्या है कि आपका पैसिव क्या करना है कि अगर क्वेश्चन प्लीज हो तो प्लीज हट जाएगा और किस में पलट जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। काइंडली भी रहेगा तो काइंडली भी हट जाएगा और ये भी किस में पलटेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। ओके, यानी प्लीज एंड काइंडली बोथ आर चेंज इनटू यू आर रिक्वेस्टेड टू, टीयर टू। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि टू के बाद कौन सा रूप आता है V1। इट मीन्स टू प्लस V1 इज नोन एज इन्फिनिटिव। और मैं आपको इन्फिनिटी के बारे में बोल चुका हूं कि इस पैटर्न को, इस नाम को आप याद रखें क्योंकि आगे बहुत काम देने वाले हैं। तो क्या करना है कि प्लीज हो क्वेश्चन में या काइंडली हो, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, कहीं पर भी हो, तो प्लीज काइंडली को हटा देना है। और प्लीज काइंडली को हटाने के बाद पैसिव के शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना होता है। अगर प्लीज का प्रयोग सबसे लास्ट में भी है तो ऐसा ना करें कि प्लीज को हटाएं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पलटे लेकिन लास्ट में रखें, नहीं। पैसिव में जब भी स्टार्ट होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट होगा, चाहे प्लीज या काइंडली आगे हो या सेंटेंस के पीछे हो। ओके, बोथ कंडीशन, इन बोथ कंडीशंस वी आल्सो स्टार्ट एज PV
into the you are requested to। बाकी आपका क्या बचिए जी, देखें कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट को सेम टू सेम रखना है। अब यहाँ भी वही पैटर्न आ गया, सजेस्टेड V3 रिक्वेस्टेड V3, क्योंकि V1 क्या होता है आपका रिक्वेस्ट, यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद क्या आ गया आपका V1, जो कि यहाँ पर आपका कौन सा रूल फॉलो हो गया, इन्फिनिटिव। इस पर ध्यान देना है। आगे देखें एग्जाम्पल, करा काइंडली पोस्ट द लेटर। यहाँ देखें काइंडली आपका हो गया रिक्वेस्ट के लिए, और पोस्ट हो गया आपका क्या जी, V1 हो गया, और द लेटर जो है आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने क्या किया कि काइंडली को चेंज कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू में, अगर प्लीज भी होता तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ही पलटता, प्लस पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर सेम टू सेम आ गया। ये और भी आसान है, देखने में है बड़ा लेकिन है आसान। तो चलिए यहाँ पर नंबर 2 देखते हैं एग्जाम्पल, करा सिट डाउन प्लीज। यहाँ देख रहे हैं प्लीज पीछे है, तो जो पीछे रहेगा तो ऐसा नहीं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू पीछे करेंगे, बल्कि क्वेश्चन में प्लीज काइंडली कहीं भी हो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू हमेशा आगे ही रखना है। तो क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सिट डाउन कर रहा है तो 2 के बाद सिट डाउन। इस तरह से क्या देखें कि यू आर रिक्वेस्टेड टू किस में पलट गया, या सॉरी प्लीज पलट गया यू आर रिक्वेस्टेड टू में, तो बचा क्या, सिट डाउन। सिट डाउन को सेम टू सेम मैंने लिख दिया। दिस इज द रूल नंबर ऑफ ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट में समझने के लिए, यानी शॉर्ट तरीके से, इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड, कि इफ द गिवन क्वेश्चन हैज प्लीज और काइंडली, ओके, इफ द गिवन सेंटेंस हैज प्लीज और काइंडली, तो प्लीज और काइंडली बोथ आर चेंज इनटू यू आर रिक्वेस्टेड टू, ओके। अगर क्वेश्चन में प्लीज हो काइंडली हो किसमें पलटेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। और मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि आपका जो 2 होता है, 2 के बाद क्या आता है, हमेशा आता है आपका V1 फॉर्म, तो क्या करेंगे कि जो V1 है उसको ऐड कर देंगे, और लास्ट में क्या आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी क्वेश्चन को सेम टू सेम रहने देना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब एक बच गया आपका लास्ट टॉपिक, जो कि नंबर F के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव क्या होता है जरा समझ ले। इंट्रांजिटिव का अर्थ होता है आकर्मक क्रिया, ठीक ना, आक्रामक, और वर्ब का हिंदी क्या होगा जी, क्रिया। ये चीज आप क्लास 4-5 में हिंदी ग्रामर आप पढ़े होंगे कि क्रिया के 2 रूप होते हैं। चलिए मैं आपको अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रामर कुछ समझा दूं, फिर मैं बात करता हूं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। इस पैटर्न को समझना जरूरी है, इसलिए आपके क्रिया के अनुसार क्रिया 2 तरह के होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पहले पढ़ चुके हो। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रहता है, इन शॉर्ट आप समझे कि वैसा क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट रहता हो वो सकर्मक क्रिया कहलाया, और वैसा क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता हो वो क्या कहलाया, आक्रामक क्रिया। इन इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव मतलब आक्रामक क्रिया। चलिए मैं आपको यहाँ पर इन शॉर्ट थोड़ा सा जानकारी दे दूं, आप समझ लें। यहाँ पर आपका जो होता है, सबसे पहले देखें वर्ब, तो वर्ब के 2 पार्ट, पहला होता है टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, ना कि टेलीविजन समझेंगे आप, ओके, टीवी ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा क्या हो गया आईटीवी मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में हम सिंपल आपको समझा सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के जो साथ लगता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्या समझे जी, इंट्रांजिटिव समझे माइनस ऑब्जेक्ट, यानी बिना ऑब्जेक्ट का। बस इन शॉर्ट आप यही समझें फिलहाल के लिए, हालांकि इसमें बहुत सारे कैटेगरी होते हैं पढ़ने का, वो आपको अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगा आपको नॉन-फाइनाइट चैप्टर में तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल वॉइस के लिए आप इतना समझें कि जिसमें ऑब्जेक्ट लग गया वो ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा वो इंट्रांजिटिव। इट मीन्स कि विथ ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांजिटिव एंड विदाउट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंट्रांजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग देखें कि पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, इन आक्रामक क्रिया का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। एक्टिव का स्ट्रक्चर में देखें केवल V1 रहेगा, ज़्यादातर केसेस में केवल V1 रहता है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि क्या रहेगा इसमें, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट आपका नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट आपका रहेगा ही नहीं, केवल V1 रहेगा। तो V1 वाले क्वेश्चन क्या बोलेंगे हम, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब।
हाँ, कभी कभार ऐसा रहता है कि आपका इंट्रांजिटिव में यहाँ देख रहे हैं आप ऑब्लिग, V1 के अलावे एक नया शब्द रहेगा जिसे हम ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि अदर बर्ड कह सकते हैं। लेकिन 90% केसेस में आपका सिर्फ और सिर्फ V1 रहेगा। हाँ, V1 के बाद कुछ और मीनिंग अगर आता है तो ध्यान रहे कि वो ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट हुआ तो या तो आपका रूल नंबर 18 का ए जाएगा ऑर्डर वाले सेंटेंस में, और नहीं तो 18 का नंबर बी जाएगा एडवाइस वाले सेंटेंस में। तो अगर V1 के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो हर हाल में रूल नंबर 18 का ए होगा या 18 का बी होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं एफ बता रहा हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें केवल आपका V1 होगा। अगर V1 के बाद कुछ नया मीनिंग रहता है तो उसे हम अदर बर्ड या कंप्लीमेंट के रूप में जान सकते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑब्जेक्ट है या कोई अदर वर्ड है। यहाँ देखिए इसका पैसिव का स्ट्रक्चर। इसके पैसिव का स्ट्रक्चर में आपको 3 तरह के पैटर्न अप्लाई करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदी मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। बिना हिंदी मीनिंग के हुए आप क्वेश्चन का इसमें पैटर्न को सही नहीं कर सकते हैं। करना क्या होता है कि आपका क्वेश्चन रहेगा सिर्फ V1, केवल V1 या V1 प्लस अदर बर्ड। तो करना क्या होता है कि पहले आप लगाएंगे क्या, यू आर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में से कोई एक, बट अकॉर्डिंग टू द हिंदी मीनिंग ऑफ द एक्टिव वॉइस, प्लस TO2 प्लस V1। अगर V1 के बाद कोई अदर बर्ड है तो सेम टू सेम आएगा, अदर बर्ड नहीं रहेगा तो इसे नहीं लिखेंगे। समझ रहे ना, मेन क्वेश्चन आपको V1 रहेगा तो आपका आंसर कहाँ तक होगा, सिर्फ 2 प्लस V1 तक होगा। और अगर V1 के बाद कोई अदर बर्ड या कोई कंप्लीमेंट है तो आप उसे ऐड करेंगे, अन्यथा उसे ऐड नहीं करना है। अब सवाल रहा है कि हमें कहाँ लगाना है ऑर्डर्ड, कहाँ लगाना है एडवाइज्ड और कहाँ लगाना है रिक्वेस्टेड। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर अभी आप बताएं रूल नंबर ई में यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो वो फाइनली कब लगेगा, जब क्वेश्चन में प्लीज काइंडली होगा तब फाइनली और 100% आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू ही लगाना है। लेकिन इंट्रांजिटिव में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि वो आपका एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है। तो इस परिस्थिति में आप चाहें तो एडवाइस और रिक्वेस्ट में अंतर ना समझ पाएं तो आप एडवाइस में रख करके बना सकते हैं, ऐसी गलती नहीं होगी। जैसे देखें यहाँ पर कर रहा है क्वेश्चन के आगे आंसर में यू आर या तो ऑर्डर्ड करेंगे या एडवाइस्ड करेंगे और नहीं तो रिक्वेस्टेड करेंगे, मतलब 3 में से कोई एक करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखें समझ में आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखें आपका जो पहला एग्जांपल दिया गया है, अगर हम बात करते हैं सिर्फ गो का, चलिए फिर आप पहले इतना कितना ले लें, सिर्फ गो। ये आपका गो क्या हो गया जी, यहाँ गो हो गया आपका V1, सिर्फ V1 हो गया। चलिए मैं इसको फिलहाल जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ बात करते हैं गो का। ऐसे तो हम गो मतलब बोलते हैं जाना, दिस इज द V1 फॉर्म, बट अकॉर्डिंग टू द इंपरेटिव सेंटेंस गो का मतलब हो गया जाओ। इट मीन्स की ऑर्डर के रूप में। क्या किसी को जाने के लिए हम एडवाइस देंगे? नहीं। रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं। बल्कि क्या होता है, एक ऑर्डर के रूप में होता है कि तुम यहाँ से जाओ, इट मीन्स की गो, या गो अवे भी कह सकते हैं या गो देयर भी कह सकते हैं। तो गो मतलब जाओ और गो देयर मतलब वहाँ जाओ, दैट इज मीन्स ऑर्डर। तो करना क्या होता है, इसे चेंज कर दें किस रूप में, यू आर ऑर्डर्ड। यहाँ देखें V3 फॉर्म लग गया क्या, ऑर्डर्ड, प्लस 2 क्वेश्चन क्या था जी, गो, तो क्या लग गया, सिर्फ गो। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं गो देयर। तो यहाँ पर जो आपका देयर है ना, इस देयर को आप ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या समझेंगे, इसे आप OW समझेंगे, यानी अदर बर्ड। तो क्वेश्चन में क्या होगा, गो देयर, वहां जाओ। ये भी क्या शो करता है, ऑर्डर ही शो करता है। तो क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर टू, लास्ट में क्या कर देंगे, गो देयर। यानी अगर क्वेश्चन V1 है तो केवल V1 लगाएंगे, अब V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, सॉरी V1 प्लस अदर बर्ड है तो V1 प्लस अदर बर्ड ही लगाएंगे। जैसे गो तो सिर्फ गो, अगर आप गो देयर तो लास्ट में क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, सॉरी यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। चलिए एक एग्जांपल और लें। यहाँ कर रहा है क्वेश्चन में वर्क हार्ड। वर्क आपका क्या होगा जी, V1 ग्रुप में आ गया, और हार्ड जो है आपका होता है एडजेक्टिव, तो आप इसे एडजेक्टिव समझें या फिर अदर वर्ड समझें। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ओके, कठिन परिश्रम करो।
अब बताइए कि कठिन परिश्रम करने के लिए आपको कोई एडवाइस करेगा या फिर ऑर्डर देगा? जाहिर सी बात है, क्या बोलेंगे कि एडवाइस करेगा। तो आप किसे बनाओगे? एडवाइस से बनाओगे। तो आंसर क्या हो गया? यू आर एडवाइज्ड टू, क्वेश्चन क्या था? वर्क हार्ड, तो क्या कर दिए? वर्क हार्ड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आसानी से आप किसी क्वेश्चन को यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइस टू ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द हिंदी मीनिंग ऑफ एक्टिव वॉइस। ये था आपका स्ट्रक्चर नंबर एफ। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा कि प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न होंगे, उसका पैसिव वॉइस भी अलग अलग होगा। इस तरह से मैंने आपको रूल नंबर 18 यानी इंपरेटिव सेंटेंस में 6 अलग अलग स्ट्रक्चर का लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड विथ एग्जाम्पल आपको क्लियरली समझा दिया। अब आप करें क्या कि कल के प्रीवियस लेक्चर और आज के प्रीवियस लेक्चर को दोनों को कंपेयर करके एक साथ पढ़ें। पहले आप लेक्चर नंबर 8 देख लें जिसमें आपको नंबर ए और बी बताया गया है, फिर लेक्चर नंबर 9 देखें जिसमें आपको सी, डी, ई और एफ बताया गया है। ओवरऑल आपको 6 नियम कंप्लीट हो जाएंगे। इट मीन्स कि रूल नंबर 18 में इंपरेटिव जो है वो 6 अलग अलग नियम से बनाए गए हैं जो आपको पूरा पूरा पढ़ना होता है। ना सिर्फ 12th लेवल के अनुसार पढ़ें, आप इस टॉपिक को इतना कंप्लीट कर लें कि आपको 12th के साथ साथ कंपटीशन की जानकारी अभी से ही मिल जाए, ताकि कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्लियरली लगे कि नहीं, पिंटू सर ने मुझे शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड दोनों से इस पार्ट को समझा दिए हैं। तो आई होप दैट बच्चों ये आपको सारा पैटर्न समझ में आ गया होगा कि कैसे इंपरेटिव के सेंटेंस को अलग अलग तरीकों से डील किया जाता है। अब सवाल रहा कि आपको इस पे करना क्या है। तो घर पे लेक्चर नंबर 8 को, लेक्चर नंबर 9 को फिर से देखें और देखने के बाद आप ये सीखें कि किस पैटर्न को कैसे पहचानना है और किसका पैसिव वॉइस कैसे बन सकता है। लेकिन ये तब होगा संभव जब घर पे आप इसको कुछ प्रैक्टिस करें, होमवर्क बनाएं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से आपको कुछ होने वाला नहीं है। बिकॉज की मोर प्रैक्टिस मोर गेन, इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए एज ए होमवर्क मैं आपको कुछ यहाँ पर होमवर्क देता हूँ, बच्चे अपने नोट कर लो होमवर्क कि कैसे होमवर्क को तैयार करना होता है। चलिए होमवर्क में आ जाइए। होमवर्क में आपका वही बुक यूज करना है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। अगर नहीं है तो किसी दूसरे बुक से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो गया, सबसे पहले नोट कर लें पेज नंबर जो आपका आ जाएगा 257, जिसमें से आपको एक्सरसाइज जो है वो आ गया आपका 62, जो कि मैंने आपको कल भी दिया था होमवर्क, लेकिन कल कुछ कम क्वेश्चन था। आज का जो आपका जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका रहेगा कितना, 23 से लेकर 51 तक। आपके स्क्रीन पर मैंने आपके लिए होमवर्क लिख दिया है। वैसे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं उसे क्लियरली कर लेंगे, लेकिन आई होप दैट, आई थिंक दैट कि हर बच्चों को होमवर्क पूरा करना चाहिए। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस रूल को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा तब तक जब तक कि आपने अपने से क्वेश्चन बनाना शुरू नहीं किया तब तक। तो यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, पेज नंबर 257, एक्सरसाइज 62, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 51 तक, यानी 23 to 51। इसमें से आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा नंबर ए, बी, सी, डी, ई और एफ का, यानी पूरा इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मिला जुला रहेगा, जिसमें आपको खुद ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर ए का है, बी का है, सी, डी, ई या एफ का है। आप क्वेश्चन पकड़ना सीख लिए कि इंपरेटिव का किस पार्ट का है, तो आपके पास आधा से ज़्यादा जानकारी इंपरेटिव का आपको मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बनाएं, इस एक्सरसाइज को आप पूरा करें। इस एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद या पूरा करने के दौरान अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मेरे टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल कर करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी सोल्व योर आंसर विद इन 24 आवर्स। ओके, तो आप ट्राई करें। अगर आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा बुक भी है तो आप उस किताब से भी ट्राई करें, यानी आप किसी बुक से ट्राई करें, आपका सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो बस इतना ही। आज का इस लेक्चर में इतना ही पढ़ाया है। कल के लेक्चर में क्या होना है वॉइस वाले पार्ट में, ये मैं आप जरा कंटेंट बता दूं। इसके बाद आपका बचता है कुछ डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस, कुछ प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस। तो इस तरह के अभी और कुछ पैटर्न आपको पढ़ाने बाकी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कि एक सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट कैसे होता है, लेकिन वो इंपरेटिव का नहीं होगा, वो जनरल सेंटेंस होगा। उसके अलावा प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये सीखना होगा। तो इस तरह के भी बहुत से पैटर्न बाकी हैं जो मैं आपको धीरे धीरे हर लेक्चर में जानकारी दूंगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और इस तरह से आप क्या करें कि होमवर्क बनाएं, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बाद जो आपको प्रॉब्लम हो उसे मुझे डील करें, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं, ताकि आपको भी खुशी मिले और मुझे भी खुशी मिले कि चलो बच्चों ने कम से कम होमवर्क पूरा किया। तो जब तक के लिए दैट्स ऑल एंड थैंक यू, गुड बाय।